Hello guys, welcome back to the channel Demystify, making things easier for you without wasting a lot of time. चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे वॉल्टर टेरेंस स्टेज की सीरीज के साथ द क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी। हम लोग बात कर चुके हैं तीन स्कूल्स की, द आयोनिक स्कूल, द पाइथागोरियन स्कूल, द इलियाटिक स्कूल। हम कर चुके हैं हेराक्लाइटस की, एम्पेडोकल्स की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एटमिस्ट, जिनके लिए अगेन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स वाज मैटर, मटीरियलिस्टिक थे ये। एटॉमिक फिलोसफी का जो फाउंडर था वो है ल्यूसिपस, एंड देयर इज नॉट मच, प्रैक्टिकली नथिंग ही हमें पता कि उसके बारे में, डेथ, बर्थ, एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता है। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ एम्पेडोकल्स, जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड एनाक्सागोरस, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Now Democritus was also something जिसने Parmenides के materialistic view को टैप किया था when he talked about the materialistic side of the being. He was a man of the widest learning. His learning was understood in his day. A passion for knowledge was understood in his day. A passion for knowledge and the possession of adequate means for the purpose determined him to undertake extensive travels. बहुत travel वगैरह किया Democritus ने, Egypt, Babylonia, all these places. So exactly what were the respective contributions of Leucippus and Democritus to the atomist philosophy is also a matter of doubt. तो एटमिस्ट फिलोसफी में एग्जैक्टली ल्यूसिपस, एग्जैक्टली डेमोक्राइटस ने क्या बोला है, कितना बोला है, इनको कितना क्रेडिट करना चाहिए, ये भी बहुत डाउटफुल है, बहुत क्लैरिटी नहीं है इसको लेकर। लेकिन ये है कि जितना भी एटॉमिक फिलोसफी का इसेंशियल है वो बहुत कुछ डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस का ही काम है। So we worked out details and made the theory famous. Now we say that the philosophy और बात ये है कि ल्यूसिपस ने जो थ्योरीज बनाई और डेमोक्राइटस ने उन थ्योरीज को और एडवांस किया और उसको फेमस कर दिया, ये इन दोनों को क्रेडिट किया जाता है। So we saw that the philosophy of Empedocles was based upon an attempt to reconcile the doctrine of Parmenides and the doctrine of Heraclitus. एक बहुत वो काम था क्योंकि हेराक्लाइटस और पार्मेनाइड्स की जो फिलोसफीज थी वो दोनों से एकदम ही ऑपोजिट थी, लेकिन एम्पेडोकल्स ने एक अटेम्प्ट किया है कि दोनों के कुछ कुछ पार्ट्स को लेकर रिकंसाइल करने की कोशिश की, दो ऑपोजिट्स को एक थ्योरी में बनाने की एम्पेडोकल्स ने कोशिश की, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। द फंडामेंटल थॉट ऑफ एम्पेडोकल्स वाज दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट बिकमिंग इन द स्ट्रिक्ट सेंस, नो पैसेज ऑफ बीइंग इनटू नॉट बीइंग or not being into being, yet the objects of the senses do in some way rise and pass away. तो ये हम ऑलरेडी एम्पेडोकल्स वाले चैप्टर में thoroughly डिस्कस कर चुके हैं कि what the main philosophy of एम्पेडोकल्स was, कि कैसे being into not being या not being into being का कोई absolute passage नहीं था। तो वो पार्मेनाइड्स के साथ अग्री करते थे कि चीज़ें जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने 4 एलिमेंट्स के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की कि कॉम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन जब इन 4 एलिमेंट्स का होता था तभी चीज़ें बनती थी एंड बिगड़ती थी। But the detailed development of which Empedocles gave to this principle was by no means satisfactory. In the first place, if we hold that all objects are composed of parts and that all becoming is due to mixing and unmixing of pre-existent matter, we must have a theory of particles. तो अब उन्होंने ये 4 एलिमेंट्स की थ्योरी तो दे दी, लेकिन अब फिर से इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स की थ्योरी अब क्या है? तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फिजिकल पार्टिकल्स के ऊपर एम्पेडोकल्स ने हमें कोई वर्क नहीं दिया, कोई बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं दिया, उनका नेचर कैसा है, कोई क्लैरिटी नहीं दी उनके कंसेप्शन पे, उनके फॉर्मेशन पे, कि ये पार्टिकल्स पहली बार में कैसे क्रिएट हुए। सेकेंडली जो मूविंग फोर्सेस, क्योंकि अब एक तो हमने पार्टिकल्स के बारे में एम्पेडोकल्स ने बात किया कि कोई कांस्टेंट चेंज नहीं है, परमानेंस नहीं है, लेकिन वो मिक्सिंग एंड मिक्सिंग के कारण हर चीज़ हो रही है। दूसरी एम्पेडोकल्स ने बोला कि लव एंड हेट या हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड, दोनों में से जो भी हम नाम देना चाहे, कि वो लव एंड हेट है जो कि चीज़ें ला रही है। पहले लव होता है, फिर उसमें हेट पेनिट्रेट करता है, तो डिसइंटीग्रेशन होता है, ऑल दैट स्टफ। So lastly, though, there are in Empedocles traces of the doctrine that the qualities of things depend on the position and arrangement of the particles. This idea is not consistently developed. तो इस आइडिया को भी ज़्यादा डेवलप नहीं किया कि कैसे ये क्या मिक्सिंग या क्या मतलब कैसा कंपोजिशन हो रहा है पार्टिकल्स का, कैसा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, नहीं है। फॉर एम्पेडोकल्स देयर आर ओनली 4 अल्टीमेट काइंड्स ऑफ मैटर्स जो कि क्वालिटेटिवली डिस्टिंग्विश्ड है। चारों एलिमेंट्स जो है अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, इन चारों पार्टिकल्स की क्वालिटीज में डिफरेंस है, और ये चारों पार्टिकल्स जब अलग अलग प्रोपोर्शंस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग क्वालिटीज मिलती है। तो मतलब पार्टिकल्स के मिक्सिंग प्रोपोर्शन के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटीज में डिफरेंस आता है। Thus, the qualities of the 4 elements are ultimate and underived, but all of the qualities must be founded upon the position and arrangement of the particles of 4 elements. जिस तरीके से वो अरेंज्ड है, जितनी क्वांटिटी में अरेंज्ड है, लेकिन इस थ्योरी को उन्होंने फुली डेवलप नहीं किया था।
But to develop this theory fully and consistently, it should be shown not merely that some qualities are ultimate and some derive from position and arrangement of particles, but that all quality, whatever, is founded upon position and arrangement. All becoming is explained by Empedocles as a result of motion of material particles. तो एम्पिडोकल्स बोलते हैं कि जितना भी बिकमिंग यानी कि चेंज, जो भी चेंज हो रहा है वो सिर्फ क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स, जो मटीरियलिस्टिक पार्टिकल्स है वो मोशन में है, उनमें चेंज, उनकी पोजिशनिंग में चेंज आ रहा है, अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है, और ये एनर्जी उनको मिल रही है लव या हेट से. ओके, तो hence it was impossible that the philosophy of mechanism and materialism should stand still in the position in which Empedocles left it. तो इसको एडवांस किया था एटमिज्म की पोजीशन ने. एटमिज्म बाय द नेम ही हमें समझ आ रहा है कि फोकस ऑन एटम्स है, ऑन पार्टिकल्स है. एटमिस्ट ने एक इसेंशियल पोजीशन मेंटेन की थी एम्पेडोकल्स की, यानी एटमिस्ट की जो पोजीशन थी वो एम्पेडोकल्स की पोजीशन से प्रोग्रेशन ही था. तो philosophy of Empedocles is therefore to be considered as merely transitional in character. तो एटमिस्ट की जो पोजीशन थी एंड हेराक्लाइटस और पार्मेनाइड्स की जो पोजीशन थी, इन दोनों के बीच में कनेक्ट की तरह एम्पेडोकल्स की फिलोसफी ने काम किया है. सबसे पहले एटमिस्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स. According to Leucippus and Democritus, if matter were divided far enough, we should ultimately come to indivisible units. अल्टीमेटली अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हम उसकी यूनिट्स को फर्दर डिवाइड ना कर पाए, तो वो इनडिविजिबल यूनिट्स में आ जाएंगे. ये इनडिविजिबल यूनिट्स जो है इनको कहा जाता है एटम्स, एंड द एटम्स आर देयरफॉर द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर. अब ये इनफाइनाइट होते हैं नंबर में. अब ये देखिए एटम्स की प्रॉपर्टीज है, एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो एटम्स किसी भी मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट का इनडिविजिबल यूनिट होता है, वो बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और वो हम सेंसेस के थ्रू, नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते. एम्पेडोकल्स ने 4 अलग अलग काइंड ऑफ मैटर अज्यूम किया था, लेकिन एटमिस्ट के लिए देयर इज ओनली वन काइंड, सिर्फ एक ही काइंड ऑफ मैटर है, एटम है. जितने भी एटम्स है वो एक ही काइंड ऑफ मैटर से कंपोज है, वो कोई 4 अलग अलग मैटर के से कंपोज नहीं है जैसे एम्पेडोकल्स ने बोला था. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ दे पोजेस नो क्वालिटी. कुछ एक्सेप्शंस हैं एटम्स में, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसके अलावा उन एटम्स में कोई क्वालिटी नहीं है, उनके बीच में कोई डिफरेंस ऑफ क्वालिटी नहीं है, वो सारे एटम्स सेम है. They are entirely non-qualitative. The only difference between them is the difference of quantity. जो जितने भी एटम्स हैं वो सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें क्वालिटेटिव डिफरेंस कुछ भी नहीं है. लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है ऑब्जेक्ट्स में, उनकी क्वांटिटी से, उनकी पोजीशन से, उनकी अरेंजमेंट से. डिफरेंस कहाँ आता है कि दे डिफर इन साइज, सम बीइंग लार्जर, सम स्मॉलर, एंड दे लाइकवाइज डिफर इन शेप. यहाँ पर उनकी डिफरेंस आता है. तो ultimate particles of things possess no quality. All actual qualities of objects must be due to arrangement and position of the atoms. This is the logical development of the tentative mechanism of Empedocles. तो उन्होंने बोला कि एटम्स के पास खुद की कोई क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन जो मटेरियल्स में जितना भी मैटर होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें क्वालिटी क्यों आती है, क्योंकि एटम्स की पोजिशनिंग, एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, उनकी क्वांटिटी में डिफरेंट होता है. तो I said that atoms possess no qualities. They must, however, be admitted to possess the quality of solidity or impenetrability, since they are defined as being indivisible. तो अब क्या होती है कि जो एटम्स हैं उनके पास एक क्वालिटी है इनपेनेट्रेबिलिटी की, कि कोई भी चीज़ उनमें पेनेट्रेट नहीं कर सकती, उसके इंटरनल कैरेक्टर में, इंटरनल उसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकती है. तो डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस के जो एटम्स थे वर थॉट टू पोजेस वेट. इट इज़ अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि मतलब वो वेट पोजेस करते थे या नहीं, और वेदर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज टू बी एक्सप्लेन लाइक अदर क्वालिटीज बाय द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ एटम्स. देयर इज नो डाउट दैट एपिक्यूरियंस, जो कि एपिक्यूरियस के फॉलोअर्स थे, ऑफ अ लेटर डेट कंसिडर द एटम्स टू हैव वेट. द एपिक्यूरियंस टुक ओवर द एटमिज्म ऑफ डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस विद फ्यू मॉडिफिकेशंस. तो एपिक्यूरियंस ने एटमिस्ट की पोजीशन को ही फर्दर एडवांस किया था एंड मेड इट द बेसिस ऑफ देयर ओन टीचिंग. तो एपिक्यूरियंस का मानना था कि एटम्स के पास वेट होता है. दे ascribed weight to the atoms and the only question is whether this was a modification introduced by them या फिर वो
डेमोक्रेटिस या ल्यूसिपस की ओरिजिनल डॉक्ट्रिन का पार्ट था, हमें नहीं पता कि डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस के अकॉर्डिंग एटम्स के पास वेट था या नहीं था, वी आर नॉट रियली श्योर ऑफ इट, लेकिन एपिक्यूरियंस के अकॉर्डिंग एटम्स के पास वेट था। अब ये वेट जो है एटम्स के वेट को उन्होंने डेमोक्रेटिस या ल्यूसिपस से लिया है या फिर उनकी खुद की डॉक्ट्रिन थी, ये चीज क्लियर नहीं है। द एटम्स आर बाउंडेड एंड सेपरेटेड ऑफ फ्रॉम ईच अदर, they must be separated by something, and this something can only be empty space. So this something is can only be empty space. तो atoms एक दूसरे से separated है, कैसे? क्योंकि दो atoms के बीच में empty space है. Since all becoming and all qualitativeness of things are to be explained by the mixing and unmixing of atoms, since this involves movement of the atoms, for this reason alone empty space must be assumed to exist, for nothing can move unless it has empty space to move in. तो क्या वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों एम्प्टी स्पेस होना जरूरी है दो एटम्स के बीच में? क्योंकि क्या बोल रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर्म होना है तो उसके फॉर्मेशन के लिए पार्टिकल्स का मतलब एटम्स का अरेंजमेंट होना जरूरी है, उनका मूवमेंट जरूरी है। तो उनका मूवमेंट और अरेंजमेंट तो तभी चेंज होगा जब उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होगी, खाली जगह पर ही कोई एटम मूव कर पाएगा। इसीलिए दिस इज फॉर श्योर, मतलब अकॉर्डिंग टू देम दिस इज फॉर श्योर कि दो एटम्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है। सो हेंस देयर आर टू अल्टीमेट रियलिटीज, atoms and empty spaces. These correspond respectively to the being and not being of the Eleatics. कि atoms is the being and empty space is the not being. The Eleatics का जो being and not being है वो atomism में atoms और empty space है. But whereas the latter denied any reality to not being, the atomists affirm that not being, that is empty space, is just as real as being. तो एलियाटिक्स के अकॉर्डिंग तो नॉट बीइंग रियलिटी नहीं थी, नॉट बीइंग ट्रू नहीं था, नॉट बीइंग फॉल्स था, लेकिन एटमिस्ट के अकॉर्डिंग एटम्स भी ट्रू है एंड एम्प्टी स्पेस भी उतनी ही ट्रू है। एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट करती है उसी तरीके से नॉट बीइंग भी एग्जिस्ट करता है। तो बीइंग इज नथिंग, इज बाय नथिंग मोर रियल देन नथिंग। The atoms being non-qualitative, they differ in no respect from empty space except they are full. तो atoms क्या है? full है। empty space is empty, that is why, बस इतना डिफरेंस है, बाकी atoms और empty space में कोई डिफरेंस नहीं है। So hence atoms and the void are also called plenum and vacuum. How now is the movement of the atoms brought about? चलिए अब हमने बात कर ली है empty space की, atoms हैं दोनों real है, empty space empty और atoms में डिफरेंस यही है कि atoms full है, empty space खाली है। लेकिन अब बात आती है कि इन दोनों फिर एटम्स एम्प्टी स्पेस में मूव कैसे कर रहे हैं, उसका अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। तो क्योंकि हर चीज ही एटम्स के सेपरेशन, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन की वजह से आ रही है, तो अब कोई फोर्स तो चाहिए जिससे एटम्स का मूवमेंट हो सके। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि एटम्स के पास वेट है कि नहीं है। अब मान लीजिए पहले केस में अज्यूम करते हैं कि एटम्स का अपना वेट है, then the origin of the world and the motion of atoms becomes clear. अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि एटम्स के पास वेट है तो हमें एटम्स का मोशन समझ आ गया कि वेट है। In the system of Epicureans, the original movement of atoms is due to their weight, which causes them to fall perpetually downwards through infinite space. तो एपिक्यूरियंस क्या मानते हैं कि एटम्स के पास वेट है और इसी वजह से वो गिरते रहते हैं एम्प्टी स्पेस में, और इस वजह से उनका इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, मिक्सिंग, अरेंजमेंट चलता रहता है। वेट है, भारी होगा तो जैसे भारी है तो जैसे हम ग्रेविटेशनल पुल की तरह से हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे गिरती है, तो एटम्स के पास भी वेट है और वो नीचे फॉल डाउन करती रहती है, वो कंटिन्यूसली फॉल डाउन करती ही रहती है। स्पेस इनफाइनाइट एम्प्टी स्पेस है, उसका कोई एंड ही नहीं है, तो उस एम्प्टी स्पेस में वो नीचे गिरती रहती है और ये एटम्स का अरेंजमेंट, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन चलता रहता है। अब ऑफकोर्स यहाँ पे जो वो गिरने की बात करें नीचे, वो ग्रेविटेशन की बात नहीं करें कि वो ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से एटम्स नीचे गिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अप एंड डाउन की बात नहीं करें, पर हाँ उनके वेट के कारण वो मूवमेंट हो रहा है। तो लार्ज एटम्स जो हैं, बड़े एटम्स, क्योंकि हमने बात की कि वो लोग मानते थे कि एटम्स की साइज में, शेप में डिफरेंस था, तो बड़े एटम्स भारी होने के कारण वो नीचे गिर रहे हैं, छोटे एटम्स फ्लोट कर रहे हैं, तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट के कारण उनके बीच में फोर्स जनरेट हो रहा है, मूवमेंट जनरेट हो रहा है। तो देयरफॉर वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम दे वे द सेम। तो द मैटर ऑफ विच दे आर कंपोज्ड इज ऑलवेज द सेम, देयर वेट इज दस प्रोपोर्शनल टू देयर साइज। उनका वॉल्यूम सेम है, अंदर उनका जितना डेंसिटी मटेरियल वॉल्यूम उनकी सेम है, लेकिन सिर्फ उनके साइज के अकॉर्डिंग उनका वेट सिर्फ चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसे देखा जाए जितनी साइज है उतना ही वेट है, उसका प्रोपोर्शन, उसका वॉल्यूम उनका दोनों का सेम है। तो here the atomist made another mistake in supposing that heavier things fall in a vacuum more quickly than light things. यहाँ पे एटमिस्ट ने गलती कर दी, वो बोल रहे हैं कि एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वैक्यूम में, उस एम्प्टी स्पेस में हेवियर एटम्स नीचे गिरते जा रहे हैं और ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहे हैं।
दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अगर वो एम्प्टी स्पेस है, वो वैक्यूम है, तो वहां पर वेट का कोई मतलब ही नहीं बचा. But according to the atom is the heavier atoms falling faster, strike against the lighter and push them to one side and upwards. इस तरीके से एटमिस्ट जो है वो एटम्स में मूवमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे एटम्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि एटमिस्ट ने तो कह दिया कि मैटर इज डेड, इट इज लाइफलेस, उसमें उनका कोई लाइफ नहीं है. थ्रू दिस जनरल कॉन्कशन ऑफ एटम्स अ vortex is formed in which like atoms come together with like. फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ एटम्स वर्ल्ड्स आर क्रिएटेड. एटम्स के साथ आने से एक नई वर्ल्ड की क्रिएशन हो रही है, नई चीज़ों की क्रिएशन होती है, क्योंकि स्पेस इनफाइनाइट है तो एटम्स गिरते ही रहते हैं, चीज़ों का क्रिएशन डिसइंटीग्रेशन होता ही रहता है, और एक ही वर्ल्ड में बहुत सारी दुनिया बसी हुई है हमारी. सो देयर मस्ट हैव बीन इनन्यूमरेबल वर्ल्ड्स ऑफ विच आवर वर्ल्ड इज ओनली वन. बहुत सारी इनन्यूमरेबल वर्ल्ड्स हैं जिसमें से हमारी दुनिया एक दुनिया है, क्योंकि हमारी दुनिया जैसे एटम्स के गिरने से तो वैसे ही स्पेस इनफाइनाइट है, एटम्स कंटिन्यूसली गिरे ही जा रहे हैं, तो फिर वर्ल्ड्स भी क्रिएट होते ही जा रहे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड्स क्रिएटेड है. जब जो एटम्स एक साथ मिले थे वो जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो फिर ये एक पर्टिकुलर वर्ल्ड एग्जिस्ट होना खत्म हो जाता है. दूसरा वर्ल्ड तब तक है, दूसरे वर्ल्ड के एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए, वो वर्ल्ड एग्जिस्ट होना खत्म हुआ, तब तक कोई तीसरा वर्ल्ड क्रिएट हो गया. तो ये क्रिएशन डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड्स का चलता रहता है, और ये सब. लेकिन यहाँ पर अब बात है कि हमने एटम्स का गिरना, उनका इंटीग्रेट होना, एग्रीगेट होना, डिसइंटीग्रेट होना, ये सब इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि एटम्स के पास वेट है. बड़े एटम्स हैं वो हेवियर है, वो ज्यादा जल्दी गिर रहे हैं छोटे एटम्स के कंपैरिजन में. लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एपिक्यूरियंस इस बात को मानते हैं कि एटम्स के पास वेट है. डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस इस बात को मानते हैं कि नहीं, इस बात की हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है. तो ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस ने ओरिजिनल मोशन को एक्सप्लेन करने की कैसे कोशिश की, ये बहुत मुश्किल है कि कैसे. अगर डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस अगर बोल रहे हैं कि एटम्स के पास उनका कोई वेट नहीं है, तो फिर उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है. सो इट इज सेफेस्ट टू से प्रोफेसर Burnell, that it's simply a confused motion this way and that. Probably this is a very safe thing to say because it means nothing in particular. तो प्रोफेसर बर्नेट कह रहे हैं कि हम कंफ्यूजन पे इसको डाल दो, तो ये बहुत सेफ है, क्योंकि इसका कोई मतलब कुछ भी एक पर्टिकुलर मतलब नहीं है, कोई भी इसका कुछ भी मतलब निकाल सकता है. मोशन itself cannot be confused. It is only our ideas of motion which can be confused. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है कि मोशन एज अ फिनोमिना, एज अ प्रिंसिपल कंफ्यूज नहीं हो सकता, लेकिन हम मोशन के बारे में कितना जानते और समझते हैं, कंफ्यूजन सिर्फ वहां पर लाई करता है. तो if this theory is correct, we can only say that atomists had no definite solution of the problem of origin of motion. तो अगर वो कंफ्यूजन के ऊपर हर चीज छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब एटमिस्ट के पास कोई पर्टिकुलर कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं था कि ये एटम्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, अनमिक्स हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इनके अंदर और ये एम्प्टी स्पेस में मूवमेंट करे, तो ये मूवमेंट इन एटम्स के अंदर कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर एटमिस्ट की कोई कॉन्क्रीट पोजीशन नहीं है, एक्सेप्ट द एपिक्यूरियंस जो बोल रहे हैं कि एटम्स के पास वेट है और वेट के कारण वो मूवमेंट हो रहा है. They apparently saw no necessity for explanation, तो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश ही नहीं की. So जैसे कि Empedocles had already seen the necessity of solving the problem and given a definite if unsatisfactory solution in his theory of love and hate. This remark would apply to Democritus if not to Leucippus. जैसे Empedocles ने love and hate बोल के सब कुछ छोड़ दिया उनपे, तो एटमिस्ट ने तो उतनी भी ज्यादा कोशिश नहीं की उसको एक्सप्लेन करने की. तो ये लव एंड हेट वाली चीज वी डोंट अग्री विद इट, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो एम्पेडोकल्स ने 5% 10% ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. The atomist also spoke of all movement being under the force of necessity, and Anaxagoras was at this time teaching that all motion of things is produced by a world, intelligence or reason. अब एटमिस्ट का क्या कहना है कि एक नेसेसिटी है, एक मजबूरी है, एक फोर्स है जिस वजह से उनको मूव करना ही पड़ रहा है नो मैटर व्हाट. अब एनाक्सिगोरस इस टाइम पे बोल रहे हैं कि इसमें जितना भी वर्ल्ड में मोशन हो रहा है वो इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है, वो रीजन की वजह से हो रहा है. तो डेमोक्राइटिस जो है वो इस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अपोज करते हैं. ये क्या है, ये नेसेसिटी होना चाहिए, ऑन दैट मजबूरी होना चाहिए कि वो मूव करेंगे ही करेंगे. देयर इज नो रीजन और
intelligence in the world. On the contrary, all phenomena and all becoming are completely determined by blind mechanical causes. डेमोक्रेटिस का कहना है कि कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, सब मैकेनिकल प्रोसेसेस है. जैसे मैटर डेड है वैसे हर प्रोसेस भी डेड है, उनमें कोई लाइफ नहीं है, वो सब चीज़ें बस हो रही है. ब्लाइंड मैकेनिकल प्रोसेसेस है, हमें उनके बारे में नहीं पता ज़्यादा, बट दे आर द अल्टीमेट मैकेनिकल प्रोसेसेस. इस कनेक्शन में देयर राइजेज अमंग द एटमिस्ट अ पोलेमिक अगेंस्ट द पॉपुलर गॉड्स इन द पॉपुलर रिलीजन. Belief in God's Democritus explains as being due to fear of great terrestrial and astronomical phenomena. तो डेमोक्रेटिस बोलते हैं कि हम ये जो भगवान में विश्वास रखते हैं, एब्सोल्यूट बीइंग में विश्वास रखते हैं, ये सब भी गलत है, कोई गॉड नहीं है. लेकिन हम लोग इन चीज़ों में सिर्फ हमारे डर के कारण बिलीफ रख रहे हैं. हम वॉल्केनोज से डरते हैं, सुनामी से डरते हैं, अर्थक्वेक से डरते हैं, ये सब चीज़ों से डरते हैं. इस वजह से हमारा एक बिलीफ है कि गॉड जैसी कोई अच्छी एंटिटी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है जो हमें इन सब चीज़ों से बचाएगी. But somewhat inconsistently with this, Democritus believed that the air is inhabited by beings resembling men but larger and of longer life, and explained belief in the gods as being due to projection from these of images of themselves composed of atoms which impinge upon human senses and produce the ideas of gods. डेमोक्रेटिस का कहना है कि ये गॉड्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन दो कारण से हमें लगता है कि गॉड्स हैं. पहला कारण क्या हो गया? पहला कारण ये है कि गॉड्स डर की वजह से हमने एग्जिस्ट उनको करवाया है. नेचुरल फिनोमेना से हम डरते हैं, इसलिए हमने गॉड्स को एग्जिस्ट करवाया है. एंड दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हवा में ना कुछ ऐसे बड़े से लॉन्गर से बीइंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो हमें लगता है कि गॉड जैसे हैं, वो एक्चुअल में गॉड नहीं है. उनके इमेजेस को देख के हमें गॉड जैसी फीलिंग आती है, बट दे आर नॉट एक्चुअली गॉड. Different kinds of matter must be explained in any atomic theory by the shape, size, and position of the atoms of which they are composed. Thus, the atomist taught that fire is composed of smooth, round atoms. अब यहाँ पे बात आती है एटमिस्ट कैसे. एटमिस्ट ने बोला कि इन लोगों एटम्स के बीच में कोई भी क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता है, तो फिर डिफरेंट मटेरियल्स को वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं. अब वो बोलते हैं कि इनका शेप साइज में डिफरेंस होता है. जैसे फायर के एटम्स गोल होते हैं और स्मूथ होते हैं according to the atomist. So the soul is also composed of smooth round atoms and is an exceptionally pure and refined fire. तो एटमिस्ट का कहना है कि जो हमारी सोल है वो बहुत ही प्योर फायर है, बिल्कुल रिफाइंड फायर है. और इसी वजह से मतलब क्योंकि उनके सोल के एटम्स भी बिल्कुल राउंड होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं. डेथ पे क्या होता है? एटम्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए कोई फ्यूचर लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता. एटम्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए, डिसइंटीग्रेशन हो गया. डेमोक्रेटिस एक और थ्योरी डालते हैं परसेप्शन की, जिसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट इनटू स्पेस इमेजेस ऑफ देमसेल्व्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स. तो यहाँ पे वो परसेप्शन की क्या थ्योरी डालते हैं कि ऑब्जेक्ट्स अपने आप को स्पेस में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारे सेंसेस उन प्रोजेक्शंस को पकड़ लेते हैं. ये इमेजेस जो कि वो ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एयर में, स्पेस में, हमारे सेंसेस उन इमेजेस को देख लेते हैं. Like atoms are perceived by light. The thought is true when the soul is equable in temperature. The sensible qualities of things such as smell, taste, color do not exist in things themselves but merely express the manner in which they affect our senses. तो ये स्मेल, ये जो टेस्ट वगैरह है ना, ये सब चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन हमें इनमें डिफरेंसेस इसलिए पता चला क्योंकि वो अलग अलग तरीके से हमारे सेंसेस को अफेक्ट कर रही है. दे आर नॉट बेस्ड इन एनी वे अपॉन द एटॉमिक थ्योरी, कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम इट. Hence, they have no scientific foundation but are merely detached sayings epitomizing the experience and worldly wisdom of Democritus. तो ये बात ज़रूर है कि हमें डेमोक्रेटिस की पोजीशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, थोड़ी सी अलग हटके लग सकती है, बट दे टॉकिंग अबाउट एटम्स की कैसे एंड लास्ट सेगमेंट में तो हमने एटम्स के बारे में यही बात की कि उनका खुद का कोई स्मेल, टेस्ट, कलर वगैरह होता नहीं है, लेकिन सिर्फ क्योंकि उनका हमारे सेंसेस के ऊपर इफेक्ट अलग अलग पड़ता है इसलिए हमें लगता है, मतलब उनकी सेंसेस के ऊपर उनकी पावर अलग पड़ती है. जैसे लाइट तो लाइट है, लेकिन मान लीजिए जब किसी की आंखें थोड़ी कमजोर है तो डिम लाइट भी उसको स्ट्रॉन्ग लगती है. तो बस हमारे सेंसेस पे वो कैसे अफेक्ट कर रही है, इस वजह से हमें सेंस और मतलब ये टेस्ट एंड स्मेल एंड टच में हमें डिफरेंस फील होता है. One should enjoy oneself as much and vex oneself as little as possible seems to have been his principal idea. जितना हो सके अपने आप को एंजॉय करिए. डेमोक्रेटिस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंशुअल वे में या कुछ भी, मतलब इट्स नॉट वेरी मटीरियलिस्टिक. वो डेमोक्रेटिस का कहना है कि हैप्पीनेस ऑफ मैन डज नॉट डिपेंड ऑन मटीरियल पोजेशंस, कि ऑब्जेक्ट्स में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मैन की हैप्पीनेस लाई नहीं करती है, लेकिन हमारी सोल की स्टेट में, हमारे एटम्स की